सो क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 दैट इज ट्राइंगल, जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है सबको नहीं आती, बहुत से बच्चे इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ट्राइंगल चैप्टर में अभी आपको पढ़ा रहा हूं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड इट्स कन्वर्ट्स। डिटेल में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बीपीटी का प्रूफ करवा चुका हूं। लास्ट लेक्चर मैंने 6.2 में जो 10 क्वेश्चंस हैं सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने डिटेल में आपको सॉल्व करके बताए। तो आई होप आपने वो 10 क्वेश्चंस अपनी कॉपी पे नोट कर लिए होंगे और उनको प्रैक्टिस भी किया होगा। तो अभी हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है हमारी 6.3 इसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो समझेंगे। भाई ट्राइंगल की एक बहुत अच्छी बात है, पहले तो ये चैप्टर बहुत बड़ा होता था, 5-6 एक्सरसाइज थी, सब डिलीट कर दिया आपके लिए। अब इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो दो एक्सरसाइज सिलेबस में है ना 6.2 एंड 6.3, 6.1 भी करेंगे, बड़ी बेसिक सी है वो भी समझाऊंगा, लेकिन जो 6.2 और 6.3 है मोस्टली क्वेश्चन इसी में से आते हैं। इन दोनों की अच्छी बात क्या है, ये दोनों एक दूसरे से कोई लिंक नहीं रखती हैं। यानी 6.2 बीपीटी पे बेस्ड है और उसके कन्वर्स पे, उसमें सिमिलरिटी की कोई बात नहीं हो रही। तो बीपीटी एक अलग टॉपिक है, सिमिलरिटी का उसको कोई रोल नहीं है। और जो 6.3 है वो सिमिलर ट्राइंगल्स पे बेस्ड है। तो दोनों एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट है। तो पहले आप 6.2 को परफेक्ट कर लो और उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट जो मैं आज आपको सिखा रहा हूं सिमिलरिटी, वो सीखने के बाद 6.3 कंप्लीट कर लो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है सर एक ही एक्सरसाइज करनी है तो कोई भी एक कर लो भाई 50% मार्क्स तब भी इसके आपके मिल ही जाएंगे। बट दो ही एक्सरसाइज है यार, छोड़नी क्यों एक्सरसाइज, है ना। तो कर लो आप, मैं सभी क्वेश्चन आपको इसके सॉल्व करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हम 6.3 में जो कॉन्सेप्ट है उसको सीखेंगे। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, जिसको हम कहेंगे सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होती। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिमिलर फिगर्स वगैरह वो सब मैं पढ़ाऊंगा जब मैं 6.1 का थोड़ा सा आपको फिल इन द ब्लैंक्स समझा रहा हूँ। अभी हम बात करते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होती हैं। मेरे बच्चे 9th क्लास में आपने पढ़ा कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, तो उसकी क्या डेफिनेशन थी, उसमें आप लिखते थे सेम शेप एंड सेम साइज। तो कॉन्ग्रेंट फिगर में क्या होता है, एग्जैक्ट डिटो, उसी का क्लोन जो होता है वो कॉन्ग्रेंट कहलाता है। जैसे मेरे ये दो हाथ हैं 1 एंड 2, जब मैं इसको ओवरलैप करूंगा तो एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाएंगे, ये एक हाथ मेरा दूसरे पे छिप जाएगा। तो दीज आर कॉन्ग्रेंट हैंड्स। तो ऐसी फिगर्स जिनका शेप और साइज बिल्कुल सेम होता है उनको हम कॉन्ग्रेंट फिगर्स कहते हैं। और इनको प्रूव करने के लिए, चेकिंग करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज आप सीखते हो 9th क्लास में। SAS, ट्रिपल एस, ASA, AAS, RHS, ठीक है। 9th में आपने ट्राइंगल पढ़ा होगा। डन। क्लास 10th में कॉन्ग्रेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो तो पता ही होना चाहिए, लेकिन इसमें आप नया कॉन्सेप्ट सीखते हो दैट इज सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, सिमिलर ट्राइंगल्स में हम क्या करेंगे, ये जो साइज की यहां पे बात हो रही है इसमें ये सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो सिमिलर ट्राइंगल्स में आ गया सेम शेप। अब शेप तो सेम ही होनी चाहिए ना। मानो मैंने एक ट्राइंगल बना दी और एक सर्कल बना दी, तो मैंने बोल रहा हूं ये सिमिलर फिगर्स हैं। नो भाई, ये टोटली डिफरेंट है, तो इसकी तो बात ही नहीं हम करेंगे फिलहाल। तो सबसे पहले सिमिलर ट्राइंगल्स में सेम शेप होनी चाहिए। जैसे एक ट्राइंगल ये आ गई और दूसरी बगल में ये लिख दी, दोनों की शेप सेम है, दोनों ट्राइंगल्स है। क्लियर हो गए। और साथ में अगर साइज की बात करें तो साइज में बच्चे मेरे मे और मे नॉट, मे और मे नॉट, मतलब कि अगर उनका साइज सेम है तब भी वो सिमिलर कह सकते हैं। सेम शेप और सेम साइज है तो उनको हम सिमिलर कह सकते हैं। लेकिन अगर साइज डिफरेंट है, जैसे एक ट्राइंगल ये आ गई और एक ट्राइंगल ये आ गई, दोनों ट्राइंगल्स हैं, शेप अलग, शेप सेम है, साइज अलग अलग है, तो इनको भी सिमिलर कहा जा सकता है। इज इट ओके। तो बेसिक जो डेफिनेशन आपको समझनी है सिमिलर ट्राइंगल्स का, सेम शेप एंड सेम साइज। नो, सेम साइज होगा तो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। सेम शेप, साइज में और मे नॉट बी सेम। इज इट ओके। तो यहां पर एक बच्चे को मैंने पूछा, जहां आपने देखा कि सर ये एक ट्राइंगल है, दूसरी भी ये ट्राइंगल है,
दोनों ट्राइंगल्स हैं, तो क्या मैं इनको सिमिलर बोल दूं? क्योंकि सर अभी आप बोल रहे हो कि जिसका शेप सेम होगा वो जो साइज है वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। यहां पे साइज सर मुझे डिफरेंट लग रहा है, तो आपने बोला डिफरेंट भी हो सकता है, तो दोनों ये ट्राइंगल्स हैं, सेम शेप रखती हैं, तो क्या मैं इनको सिमिलर बोल दूं? मेरे बच्चे, हाँ तुम इनको सिमिलर बोल दो, लेकिन जब हम मैथमेटिकली इनको स्टडी करते हैं तो हो सकता है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ना हो। सर अब उसका क्या मतलब हो गया? मैथमेटिकली हम सोच रहे हैं, मैं समझाता हूं। देखो इधर मेरे पास यहां पे एक ट्राइंगल है, ये मैं थोड़ा बीपीटी का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं जो मैंने आपको अभी अभी बताया, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है कि देखने तक से कि आप सिमिलर क्यों नहीं इनको बोल रहे हो। मेरे पास एक ट्राइंगल है, मैंने इसमें एक लाइन ड्रॉ की और मैंने बोला दिस इज इक्वल टू दिस, यानी ए डी बी है, ठीक है, ए डी बाय डी बी। एक रेशो ये है ए डी बाई डी बी, और एक रेशो ये है, कौन सी? ए ई अपॉन ई सी, ये सी। अब मुझे ये बताओ इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो क्या देखने से आपको सेम लग रहा है? तो आप बिल्कुल ध्यान से इसको देखेंगे, तो आप ऐसे ऐसे गर्दन घुमा के पूरा देख रहे हैं तो आप कहेंगे हाँ सर ये सेम ही रेशो लग रहा है, जितना पार्ट इधर है इसका इतना पार्ट इधर है, इसका भी उतना पार्ट उसका भी उतना पार्ट है, तो सर इक्वल लग रहा है। नो, आप सिर्फ देखने तक से उनको इन दोनों का रेशो सेम नहीं बोल सकते हैं। जहां तो इन दोनों की वैल्यूज पता हो, जहां तो इन दोनों की वैल्यूज पता हो तो आप कैलकुलेट करो ये रेशो, तो फिर आप समझ पाओगे कि ये सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे हमने कल 6.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स किए उसमें समझाया, तो देखने तक के आप इनको इक्वल नहीं बोल सकते। अब लेट अस सपोज आपको ये वैल्यूज भी नहीं पता है, यू डोंट नो दीज वैल्यूज, ठीक है, तो फिर कैसे पता लगाएंगे रेशो सेम है कि नहीं सेम? तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाए कि सर डीई पैरेलल टू बीसी, डीई पैरेलल टू बीसी, तो बीपीटी में हमने यही सीखा कि अगर ये दोनों पैरेलल हो तो आप इन रेशो को इक्वल ले सकते हो। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यही कहती है। इज इट क्लियर? तो यहां पर एक कंडीशन है, इसका इसके साथ पैरेलल होना जरूरी है अगर मुझे इनका रेशो सेम रखना है। सिर्फ देखने तक के मैं नहीं बोल सकता कि ये मेरे पास है और मैं बोलूं इनका रेशो सेम आ गया। देखने से ही सिर्फ मैं नहीं बोल सकता हूं, बेशक मुझे लग रहा हो कि वो सेम है, लग रहा है सेम है, लेकिन बोल नहीं सकते आप जब तक आप मैथमेटिकली उसको चेक नहीं कर पाएंगे। और इसकी कंडीशन क्या है? ये इसके पैरेलल होगा तो आप डायरेक्ट रेशो इक्वल ले लेंगे। क्या कंडीशन है? पैरेलल होना जरूरी है। इसी तरह से जब आप दो ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल रहे हो तो सिर्फ देखने तक से ही आपने उसको सिमिलर नहीं बोल देना है कि इन जनरल सर वो सेम शेप रख रहा है और साइज में और में नॉट भी सेम हो ही सकता है तो आप इनको सिमिलर बोल दो। नो, इनकी कंडीशंस हैं जब आपने इनको सिमिलर बोलना है। तो वो कंडीशंस क्या है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। कॉपी पेन लेके आ जाइए, जो जो मैं लिखता हूं नोट्स जो आपको देता हूं वो नोट कीजिए। 6.3 ऐसे चुटकी में कर जाएंगे आप। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सिमिलैरिटी का। प्रॉब्लम कहां आती है? जो ट्राइंगल की नेमिंग होती है ना उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो आपको सीखना है यहां पर, ठीक है। और 6.2 का मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा जिसके कुछ पार्ट्स हैं, उसे आपको क्लियर हो जाएगा कि नेमिंग कैसे करनी, ठीक है। तो देखिए मेरे बच्चे, सबसे पहले क्योंकि आप ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंसी पढ़ चुके हो तो इन चीजों को समझ सकते हो। जैसे यहां लिख रहा हूं मैं ए, तो यहां कॉन्ग्रुएंसी नहीं लिखनी है, सिमिलैरिटी लिखनी है। ट्रिपल ए सिमिलैरिटी को ए सिमिलैरिटी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी बताऊंगा। इज इट ओके? तो इसको समझें। अब जैसे मैंने लिखा आपको समझ में आ गया क्योंकि आपने 9th में पढ़ रखा है ये कॉन्ग्रुएंसी वगैरह, तो सिमिलैरिटी भी कुछ समझ में आ रही। तो यहां पर मैं विद डायग्राम आपको ये समझाता हूं कि दो ट्राइंगल्स को इस कंडीशन से कब आप सिमिलर बोल सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर टू ट्राइंगल्स एबीसी एंड पीक्यूआर। जितने भी क्वेश्चन ट्राइंगल बेस्ड है या सर्कल बेस्ड है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस में डायग्राम गिवन होता है। अगर किसी में गिवन नहीं है तो वो खुद बनाना होता है, बट ज्यादातर
डायग्राम हमें गिवन है और ये नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। अब नेमिंग देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इन दोनों ट्राइंगल्स में, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल, अब मैं दूसरी का नाम नहीं लिख रहा, दूसरी का नाम नहीं लिख रहा, जब मैं इनको सिमिलर के लिए सोच रहा हूं, जब इनको कोशिश कर रहा हूं सिमिलर करने की, तो भाई पहली ट्राइंगल का नाम आप जो मर्जी दे दो, कोई दिक्कत नहीं, एबीसी, बीसीए, सीएबी कुछ भी रख दो। लेकिन जो दूसरी ट्राइंगल का आपको नाम रखना है ना, दैट डिपेंड्स कि इसके कौन कौन से पार्ट्स आपस में इक्वल है। तो आप रैंडमली इसको एबीसी और इसको पी क्यू आर कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हो सकता है जो ए है वो पी के इक्वल नहीं हो, ए जो है वो क्यू के इक्वल आ रहा हो, तो फिर ए की पोजीशन में क्यू आएगा। आ रही मेरी बात समझ? तो ये कैसे पता चलेगा आपको नेमिंग का? एवरीथिंग डिपेंड्स कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है ना आपके पास क्वेश्चन के अंदर, वो गिवन पे सारी चीजें डिपेंड करती हैं, क्योंकि जो गिवन इंफॉर्मेशन होती है क्वेश्चन के अंदर उसी से आप अपने प्रूफ बना रहे होते हो। तो गिवन इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ना है कि हमें गिवन क्या है, तो मैं ट्राइंगल का नाम कैसे रखूं। ज्यादातर क्वेश्चन में नेमिंग होगी, बट अगर खुद से नाम देना पड़े तो कैसे नेमिंग करनी है, जो गिवन इंफॉर्मेशन उसमें कौन कौन से पार्ट्स इक्वल दे रखे हैं, कौन कौन से पार्ट्स प्रोपोर्शनल है, उन पे ध्यान देना है। तो देखें यहां पर मैंने लिखा एबीसी, तो अब मेरे को जो गिवन इंफॉर्मेशन है मैं उसको मान के चल रहा हूं कि एंगल जो ए है वो आर के इक्वल है, मैं ये मान के चल रहा हूं, ये मेरे को गिवन इंफॉर्मेशन है। और जो मेरा एंगल बी है, जो मेरा एंगल बी है वो एंगल पी के इक्वल है, और जो मेरा एंगल सी है वो मेरा एंगल क्यू के इक्वल है। दिस इज गिवन इंफॉर्मेशन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। लेकिन आप बोलेंगे सर ए के कॉरस्पॉन्डिंग तो पी है, नो 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 नो, सेम पोजीशन नो डाउट कॉरस्पॉन्डिंग हम उसको बोलते हैं, लेकिन जब आप ये चैप्टर कर रहे हो, नेमिंग कर रहे हो, तो भैया आपने कॉरस्पॉन्डिंग उसी को बोलना है जो पार्ट जिसके इक्वल हो रहा है। अब ए के इक्वल कौन हो रहा है? आर, तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग आर है। अरे भाई ट्राइंगल घुमा देना इधर, ऐसे ट्राइंगल घुमा दे, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राइंगल घुमा सकते हो तुम, ये ट्राइंगल को आर को उधर ले जाओ, ए के कॉरस्पॉन्डिंग आर हो जाएगा। तो ऐसा कई बार घुमाना पड़ेगा, और क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आ जाता है जिसमें नेमिंग का प्रॉब्लम आता है, फिर कंफ्यूजन हो जाती है, सर अरे हो ही नहीं रहा, प्रूफ कैसे बनेगा। सो इन 6.3 द नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो सिर्फ कुछ क्वेश्चन से ही हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको नेमिंग ऑलरेडी गिवन है यार, उस नेमिंग को आपने छेड़ना नहीं है। एबीसी पी क्यू आर लिखा है तो उसको छेड़ना नहीं है, एबीसी पी क्यू आर ही रखना है उसको। लेकिन जहां नेमिंग नहीं गिवन है, खुद से ट्राइंगल को सिमिलर करना पड़ रहा है, तो भैया नेमिंग किस बेसिस पे देनी है? जो पार्ट्स आपको इक्वल है उसके रिस्पेक्ट में देनी है। देखो कैसे, पहली का नाम एबी से रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरी का नाम मैं कैसे लिखूंगा? मैं ये देखूंगा ए एंगल के इक्वल कौन सा एंगल है, क्योंकि ए की पोजीशन मैंने फर्स्ट रखी है, तो यहां पर मैंने उस अल्फाबेट का नाम पहले लिखना है जो ए के इक्वल है। तो ए के इक्वल यहां कौन है? आर, तो भैया मेरे को यहां पे आर लिखना है। बी के इक्वल कौन है वो मुझे देखना पड़ेगा गिवन इंफॉर्मेशन में, तो बी के इक्वल पी है, तो मेरे को यहां पर पी लिखना है। सी के इक्वल कौन है? क्यू, तो मैं सी के इक्वल यहां पे क्यू लिखने वाला हूं। सी थर्ड पोजीशन पे, तो क्यू को थर्ड पोजीशन पे आना। तो यहां पर इस ट्राइंगल की जो नेमिंग है वो आर पी क्यू होगी। ये है सीखने वाली बात, सिमिलैरिटी जब आप कर रहे हो ट्राइंगल की। इज इट ओके? तो भाई साहब इन दोनों ट्राइंगल्स को मैंने लिया है और मैं यहां पे लिखने वाला हूं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू। एंगल आर एंगल क्यू के इक्वल क्यों है, इसका रीजन आपको क्वेश्चन में देना पड़ेगा। अभी मैं समझा रहा हूं, अभी फिलहाल रीजन मेरा गिवन ही आएगा। आप रीजन मत लिखना, गिवन लिखना, रीजन लिखना कि ये क्यों इक्वल है। क्या आपने पहले से प्रूव किया है? जहां गिवन इंफॉर्मेशन है, जहां कोई कंस्ट्रक्शन की है, उस तरह से रीजन डालना। लेकिन यहां पे रीजन आएगा, अगर रीजन नहीं लिखते तो आपके मार्क्स कटते हैं। तो भैया एबीसी एंगल आरपी के इक्वल हो गया रिस्पेक्टिवली। ए के कॉरस्पॉन्डिंग आर माना जाएगा, बी के कॉरस्पॉन्डिंग पी माना जाएगा, सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू माना जाएगा, क्योंकि ये इनके इक्वल दिए हुए हैं हमें, इसलिए हमने इनको ऐसे ही कॉरस्पॉन्डिंग मानना है। इज इट ओके? तो जब दो ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो उन ट्राइंगल्स को सिमिलर कहा जाता है। इनके प्रूफ भी पहले हुआ करते थे एग्जाम में, इनके प्रूफ कि कैसे होता है ये। लेकिन अब क्योंकि बच्चों में स्ट्रेस, एंजाइटी, कुछ ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए सिलेबस धीरे धीरे रिड्यूस किया जा रहा है, और स्किल्ड एजुकेशन या फिर और केस स्टडी क्वेश्चन या क्रिटिकल थिंकिंग टाइप क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, ताकि इतने बड़े बड़े प्रूफ से आप बच जाए, आपको स्ट्रेस ना हो। तो इसलिए इनका प्रूफ वगैरह किसी का नहीं करना है,
सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि जब तीन एंगल एक ट्राइंगल के दूसरी ट्राइंगल के इक्वल हो जाए तो उन ट्राइंगल्स को हम सिमिलर कहते हैं। इस क्राइटेरिया को ए सिमिलरिटी कहा जाता है। तो आप लिखेंगे क्वेश्चन करते वक्त देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल, जो इसका नाम रखा आरपीक्यू, दैट्स ऑल। और जब दो ट्राइंगल से सिमिलर होती हैं तो उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बच गई हैं, एंगल तो इक्वल है वो तो हमें दिख रहा है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनका क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, नो, वो हम लेते थे कॉन्ग्रेंसी में, जिसको आप सीपीसीटी बोलते थे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। सिमिलरिटी में ऐसा नहीं होता। सिमिलरिटी में जो साइड्स की जब बात हो रही है तो साइड्स इक्वल नहीं लेनी है, साइड्स प्रोपोर्शनल लेनी है। प्रोपोर्शनल मतलब उनकी रेशो सेम लेनी है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, डेफिनेशन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। नाइन्थ में कॉन्ग्रेंसी में आप लिखते थे सीपीसीटी, यहां पे जब भी आप सिमिलरिटी से कोई चीज को लिख रहे हैं तो सीपीसीटी वगैरह कुछ नहीं लिखना, आपको लिखना है बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। क्योंकि मैंने इनको सिमिलर कर दिया है तो अब मुझे इनका जो पार्ट चाहिए मैं इनको इक्वल ले सकता हूं, लेकिन इक्वल एग्जैक्ट साइड्स इक्वल नहीं लेनी है, रेशो उनकी इक्वल लेनी। सर उसका क्या मतलब, उसका मतलब समझाते। जैसे इसका मैंने साइड उठाया ए बी, तो इसका उठाना है आरपी और इनका रेशो बना देना है, ये रेशो बना दिया। अगर मैंने इसका उठाया बीसी तो इसका लेना है नेक्स्ट पी क्यू। अगर मैं इसका ले रहा हूं एसी जो बचा हुआ है तो इसका लेना पड़ेगा आर क्यू। तो जब दो ट्राइंगल्स हमारी सिमिलर होती हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं और जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी वो सेम रेशो बनाती हैं। इक्वल मत ले लेना साइड्स की, ए बी को आप इसके आरपी के इक्वल ले रहे हो, नो, वो कॉन्ग्रेंसी में आप ले सकते हो। इज इट ओके? दैट्स ऑल। तो इसमें से जो आपको चाहिए होगा, जहां दो साइड ये वाली चाहिए या ये वाली चाहिए, पहला तीसरा चाहिए, वो आप रख लीजिए, बट तीनों को आप इक्वल ले सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। तो दिस इज द डिटेल ऑफ सिमिलरिटी ट्रिपल ए सिमिलरिटी। अब इसको ए भी बोला जाता है, क्यों? माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि जब किसी दो ट्राइंगल्स में दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी से आप उसको बोल सकते हो। मैं यहां पे आपको समझाता हूं, मेरे बच्चे सुनो। यहां पर मेरे पास एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक, और दूसरी का नाम रख लेता हूं DEF। मैंने बोला ये वाला एंगल 60 डिग्री का और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का, यानी मैंने बोला एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ठीक है, ये बोला मैंने, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, दोनों 60 डिग्री के इक्वल है। फिर मैंने बोला जो B एंगल है वो E एंगल के इक्वल है, और इसकी भी कुछ वैल्यूज मैंने डाल दी, लेटर से वो 70 डिग्री का डाल देता हूँ। तो एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल हो गया, और दोनों 70 के हैं, ये दोनों 60 के और ये दोनों 70। अब जो थर्ड वाला एंगल बचा ना C और F, इसका ये ऑटोमेटिकली इक्वल ही होंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी से आप इनकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो जब कभी भी दो ट्राइंगल्स में दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आप इक्वल देख पा रहे हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल ले लीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका रीजन देना है थर्ड एंगल, ठीक। तो यहां पर देखें, अब मुझे खुद ही बता दो, जो F एंगल है और जो C एंगल है, जिनको मैं इक्वल बोल रहा हूं, तो उनका मेजरमेंट सेम ही आएगा, क्योंकि यहां पर है 60 70, तो सम कितना हो गया 130, तो ये कितने का बचा, ये 50 का बचा। 180 तो सम होता है टोटल 180 डिग्री, तो यहां पर भी कितना बचा 50 डिग्री, तो दोनों 50-50 डिग्री के हो गए। तो थर्ड वाला एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाता है जब दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। दैट्स ऑल, आई होप इट इज क्लियर। तो इसलिए हम ट्रिपल ए सिमिलरिटी को ए सिमिलरिटी भी लिखते हैं, और ए से भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन यहां पे बनाने हैं। ओके डियर, दैट्स ऑल। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रिपल ए सिमिलरिटी। जितना भी आपको ये दिख रहा है प्लीज आप इसको कॉपी पे नोट कर लें, ये भी देख लें ट्रिपल ए को डबल ए क्यों कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, ट्रिपल एस सिमिलरिटी। नाउ व्हाट इज ट्रिपल एस सिमिलरिटी? दैट यू नो, साइड साइड साइड। तो क्या साइड 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 इक्वल? नो, कॉन्ग्रेंसी नहीं कर रहे हैं, सिमिलरिटी कर रहे हैं। तो जब दो ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स
प्रोपोर्शनल हो, सेम रेशो हो, तो हम उनको सिमिलर बोल सकते हैं, जिसको हम ट्रिपल एस सिमिलरिटी कहते हैं। अभी मैंने वैसे थोड़ा समझा भी दिया, मैं और यहां पे लिख देता हूं कि आई हैव दिस ट्राइंगल पी क्यू आर, और इस ट्राइंगल का नाम रख लेता हूं एल एम एन एन। और अगर इन दोनों ट्राइंगल्स में, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड इन ट्राइंगल एम एन एल, देखो नेमिंग मैंने अलग सी ली है, तो अगर इन दोनों ट्राइंगल्स में ऐसा हो रहा है, सर कैसा हो रहा है मैं लिख के बता रहा हूं मेरे बच्चे। फर्स्ट ट्राइंगल का मैंने पी क्यू लेना है, ठीक है, साइड, फिर एक दूसरी साइड इसकी लेनी है क्यू आर, और फिर थर्ड साइड लेनी है मैंने पी आर। याद रखें, जो फर्स्ट ट्राइंगल की साइड्स होंगी वो न्यूमिनेटर में रखनी है आपको हमेशा, और जो दूसरी ट्राइंगल की साइड्स होंगी वो डिनोमिनेटर में रखनी है। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि पी क्यू के डिवाइड में इस ट्राइंगल की कौन सी साइड रखनी है। माय डियर स्टूडेंट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स रखनी है। कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप फिगर से देखोगे कई बार कंफ्यूजन होती है। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर से देख रहे हो तो पी क्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन बैठ रहा है, एल एम बैठ रहा है, लेकिन यहां पर नेमिंग जो की गई है उसमें एल एम नहीं आएगा। तो आपको फिगर नहीं देखना, आपको नेमिंग देखनी है। जो पार्ट इक्वल है, रेशो सेम बना रहा है, उसको देखना है। फिगर को देख के करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होती है। ओके, देखे यहां पर, अब यहां पर मैंने लिया था इसका पी क्यू, तो इधर पी और क्यू पहले दो लेटर, ठीक, यहां पहले दो लेटर कौन है, एम और एन, तो एम एन रखना है यहां पर। ओके डियर, ओके डियर। यहां पर कौन है क्यू आर, तो इसका क्यू आर है, नेक्स्ट टू क्यू आर, तो यहां नेक्स्ट टू कौन है एन एल, ऐसे ले। और यहां पर जो बच गया वही बचा होगा पी आर, तो इसका पी आर, इसका एम एल। तो मैंने फिगर को नहीं देखा, मैंने ट्राइंगल की जो नेमिंग कर रखी थी मैंने उनको देख के इनको इक्वल ले लिया। अब ये तीनों इक्वल क्यों हैं, अभी तो मैं ले रहा हूं खुद से समझाने के लिए, लेकिन इसका एक रीजन होगा कि इक्वल क्यों है, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, गिवन है, प्रूव किया है, कंस्ट्रक्शन की है, क्या है, ठीक है। तो जब दो ट्राइंगल्स में ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स साइड्स इक्वल हो, ठीक है, प्रोपोर्शनल हो, रेशो इक्वल हो, तो हम बोल सकते हैं बाय एस 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 सिमिलैरिटी ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR सिमिलर टू ट्राइंगल MNL। तो भाई ये सिमिलैरिटी का साइन होता है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का ये होता है, सिमिलैरिटी का होता है। अगर भूल गए हो तो भाई जान लीजिए, इसको कहते हैं सिमिलैरिटी का साइन। ऐसे करली सा लाइन डाल देना छोटा सा, ठीक है। तो जब दो ट्राइंगल्स आपने सिमिलर कर दी ट्रिपल एस सिमिलैरिटी से, तो फिर आप बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आप क्या लिख सकते हो, साइड्स तो प्रोपोर्शनल है पहले से, एंगल्स इक्वल ले सकते हो। एंगल P किसके इक्वल आएगा, एंगल L के इक्वल। एंगल Q किसके इक्वल आएगा, एंगल M के इक्वल। एंगल R किसके इक्वल आएगा, एंगल N के इक्वल। अब बताओ ये मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है, जल्दी बताओ। अभी जो मैंने एंगल्स इक्वल ले लिए कॉरस्पॉन्डिंग वाले, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर मैंने कर दिया, तो क्या मैंने सही लिखा है, चेक करो। तो अगर आप नेमिंग इसमें देखोगे, फिगर में देखोगे और नेमिंग में देखोगे, तो भैया दोनों अलग अलग है। तो आपको फिगर नहीं देखना है, आपको ट्राइंगल की नेमिंग देखनी है। तो P के इक्वल M बैठेगा, तो यहां पर ये गलत लिया गया है, ठीक है, इसलिए भाई साहब ये लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। तो यहां पर आपको नेमिंग देखनी है। फिर बता रहा हूं, एंगल P किसके इक्वल आएगा, एंगल P एंगल M के इक्वल आएगा, ठीक है, और एंगल Q एंगल N के इक्वल आएगा, एंगल Q एंगल N के इक्वल आएगा, और एंगल R एंगल L के इक्वल आएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स ऑल। तो ये है ट्रिपल एस सिमिलरिटी, उसे सिमिलर कर दो, फिर एंगल जो इक्वल चाहिए वो ले लो, लेकिन सही वाले लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज दैट, SAS। तीन ही कंडीशंस आपको सीखनी है, ठीक है। सिमिलैरिटी, SAS सिमिलैरिटी, ये तो अब समझ आ ही जाएगी। दो साइड्स लेनी है और उसके जो बीच का एंगल होगा वो लेना है। लेट्स ड्रॉ अगेन टू ट्राइंगल्स। डायग्राम से ही सब समझ में आएगा इस चैप्टर में से। ABC और इसका नाम रख रहा हूं मैं PQR। माय डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों ट्राइंगल्स में ABC और PQR ही मैं इसका नेमिंग रख रहा हूं। मुझे दो साइड्स
का रेशो सेम पता चल गया, ए बी और बी सी का। जैसे ए बी है, ये पी क्यू के साथ जो रेशो बना रही है, और जो बी सी पी क्यू के साथ, बी सी जो क्यू आर के साथ बना रही है, ये रेशो सेम आ गई। सर वो कैसे? रीजन क्या? जब आप क्वेश्चन करोगे गिवन होगा, प्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन या कैसे भी होगा, वो रीजन आपको देने। तो अभी हमें पता चल गया ये दो पेयर जो हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल है, ए बी पी क्यू के और बी सी क्यू आर के। अब एक एंगल भी अगर आप इक्वल कर देते हैं, लेकिन एंगल कौन सा लेना है इन तीनों में से, यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। एस एस, यहां पर मैंने ऐसे नहीं लिखा एस एस ए, ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता, ठीक है, एस एस ए नहीं होता। ए को बीच में रखने का मतलब हो गया जो दो साइड्स आपने ली है ना किसी भी ट्राइंगल की, उसके बीच का एंगल। तो देखो मैंने ट्राइंगल ली ए बी सी, ठीक है, और इसकी साइड्स ली मैंने ए बी और बी सी। तो ए बी और बी सी में जो कॉमन अल्फाबेट है वो कौन सा आ रहा है? बी। तो भैया बी एंगल ही चाहिए इसका, और इसमें कॉमन कौन आ रहा है? क्यू। तो एंगल बी क्यू के इक्वल करना पड़ेगा। तो ए बी और बी सी के बीच का जो एंगल है वो एंगल बी है। तो ये ए बी है, ये बी सी है, इसका एंगल बी है। ये पी क्यू है, ये क्यू आर, इसका एंगल है क्यू। तो बी और क्यू ही इक्वल होने चाहिए। एंगल सी, एंगल आर, एंगल ए, एंगल पी इक्वल होने से एस एस नहीं लगाया जाएगा इस एग्जांपल में। तो एंगल बी, एंगल क्यू, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार। जो दो साइड्स लोगे ना आप, उसमें एक अल्फाबेट सेम होगा, तो वही एंगल आपको इक्वल करना है, दैट्स ऑल। तो ये क्यों इक्वल है इसका भी रीजन देना पड़ेगा, जब क्वेश्चन करेंगे रीजन देंगे। तो इसको कहते हैं एस एस। देयरफॉर बाय एस ए एस सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो जब ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। जो दो एंगल्स बच गए अब उनको भी आप इक्वल ले सकते हो, और जो दो एक साइड बची थी उसको भी इनके इक्वल ले सकते हो, रेशो के इक्वल ले सकते हो, प्रोपोर्शन कर सकते हो, दैट्स ऑल। तो दीज आर द 3 क्राइटेरियाज। जितना मैंने आपको समझाया ना, अगर आपके दिमाग में घुस गया है ना, जे समझ में आ गया, और आपने कॉपी पेस्ट को प्रैक्टिस कर लिया हुआ है, नोट कर लिया हुआ है, तो भैया 6.3 बड़े मस्त तरीके से मैं आपको समझा दूंगा और आपको दिमाग में फिट हो जाएंगे सभी क्वेश्चन, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा आराम से। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 6.3 की, ठीक है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पहले ध्यान से देखो इसको क्या लिखा हुआ है। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं उससे पूरा कॉन्सेप्ट आप सीख जाओगे कि सिमिलरिटी कैसे कैसे लगानी है, कौन सा एंगल प्रोपोर्शन रखना है, कौन सा नहीं रखना है। माय डियर स्टूडेंट्स, देखो कह रहे हैं पता करो ये सिमिलर हैं या नहीं, और साथ में वो क्राइटेरिया लिख दीजिए जिससे आपने सिमिलर किया, ठीक है। एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, और उनकी नेमिंग वगैरह भी करके बताओ, सिंबल भी डालो उसमें। तो सबसे पहले इस पेयर की हम बात करते हैं, ध्यान से देखो ये पेयर। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल पहली वाली का मैं नेमिंग कर लूंगा, ट्राइंगल ABC कर ली मैंने नेमिंग। दूसरी का नेमिंग नहीं करूंगा, दूसरी का नेमिंग नहीं करूंगा, क्योंकि दूसरी का नेमिंग मुझे करना है कि इस ट्राइंगल के इधर कौन से पार्ट इक्वल है ना। अब देखो यहां 60 डिग्री रखा है, इधर क्या रखा है 60 डिग्री, तो भैया AP के इक्वल है। यहां 80 रखा है, यहां 80 रखा है, यहां C रखा है, यहां R रखा है। पहला क्वेश्चन तो बड़ा लड्डू सा है, पहले क्वेश्चन में इस ट्राइंगल का नाम PQR ही आएगा। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, दोनों 60 डिग्री के हैं, इट इज गिवन इंफॉर्मेशन। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, दोनों 80 डिग्री के हैं, गिवन इंफॉर्मेशन। एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, दोनों 40 डिग्री के हैं, गिवन इंफॉर्मेशन। तो आपने कौन सा क्राइटेरिया यूज किया, तो आप लिखेंगे बाय AAA सिमिलैरिटी, बाय AA सिमिलैरिटी क्या, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू विच ट्राइंगल, क्या नेमिंग होगी, अरे भाई PQR ही नेमिंग होगी उसकी, ठीक है, ABC PQR, दैट्स ऑल। पहला पार्ट हो भी गया। तो कौन सा क्राइटेरिया सीखा इसमें, ट्रिपल ए। आगे के बढ़ेंगे थोड़ा मजा आएगा। अब देखो यहां पर सेकंड पार्ट में एंगल्स मिस कर दिए, यहां साइड्स आ गई। अब साइड्स आपने एग्जैक्ट इक्वल तो दिख नहीं रही आपको, देखो यहां 2 3 2.5 है, यहां कुछ और है। यहां पे रेशो बनानी है आपको, रेशो। अब देखो यहां पे आपको खुद ही आइडिया लेना होता है, जैसे यहां पे 3 लिखा हुआ है, यहां पे 6 लिखा हुआ है, तो 3/6 रेशो होती है 1/2। और कोई 1/2 बना रहा है, ये 2 है, यहाँ पे 4 है, ये 1/2 बना रहा है। यहाँ पे 2.5 लिखा हुआ है, 2.5 का डबल है 5, ठीक। तो इसकी जो तीनों साइड्स हैं वो सब 2 से इंटू हो रही है, सेम नंबर से इंटू हो रही है, तो उसकी साइड्स बन जा रही है। लेकिन नेमिंग यहां पर अब आपको बड़ी ध्यान से करनी है, समझो इधर। पहली नेमिंग मैंने कर दी ABC,
कर दिया। अब दूसरी ट्राइंगल का नाम कैसे रख रहे हैं, देखो पहले मैंने यहां ए बी लिखा, तो ए बी आ गया 2, तो यहां पर 2 के हिसाब से क्यू आर बैठना है, क्योंकि रेशो 1/2 बनानी, 4 डबल करना है ना उसको, ये 2 है और ये 4 है, तो क्यू आर आएगा, क्यू आर या आर क्यू वो क्या आएगा, ठीक है। लेट अस सपोज मैं क्यू आर लिख देता हूं, समझना भी, मैंने इसको क्यू आर लिख दिया, अब मेरा पॉइंट तो पी ही बचा, तो मुझे इधर पी ही लिखना पड़ेगा। आपने पहली साइड को तो देखा कि सर रेशो 1/2 बना रही, अब दूसरी जो साइड्स हैं दो, उनको भी देखना होता है ना, हो सकता है इधर अल्फाबेट ना मुझे चेंज करना पड़े। अब देखो यहां पे क्या है, बीसी, अब बीसी की लेंथ कितनी, 2.5, तो यहां पर अगर बीसी लिखना हो तो यहां पर आरपी आ रहा है, तो बीसी इधर आ गया, आरपी, हाँ भाई सही चल रहा है, यहां पर बीसी 2.5 है और ये 5 है, डबल हो गई, सही पोजीशन आ गई। एसी को भी देखो, एसी तीसरा वैसे ऑटोमेटिकली होता है, पर देखो एसी, एसी कितना है, ये 3 है, 3 है, तो इधर कौन है, क्यूपी, इधर क्यूपी है, कौन है क्यूपी, ये 6 है, बिल्कुल सही नेमिंग हो गई, सही नेमिंग हो गई। अगर मैं आर पहले लिख देता, क्यू बाद में लिखता, तो गड़बड़ हो जाता, क्योंकि वो डबल नहीं हो पाती साइड्स। तो ए बी के डबल क्यू आर है, बीसी के डबल आरपी है और एसी के डबल क्यूपी है, डबल है मतलब सेम रेशो बना रही है वो। तो यहां पर ये नेमिंग बिल्कुल सही कर दी है, तो अब हम लिखेंगे हेयर ए बी बाय क्यू आर, ठीक है। कितना रेशो निकालो, वो डायरेक्ट आप इक्वल ले लो, सबका 1/2 आएगा, चलो मैं निकाल के बताता हूं। ए बी बाई क्यू आर कितना आएगा, ए बी 2 है, क्यू आर 4 है, तो रेशो कितनी आई 1/2। ए बी के बाद हम पकड़ेंगे बी सी को, इधर से बी सी लिया, इधर से आर पी लेंगे। अब बी सी कितना है, बी सी सर 2.5 और यहाँ पे आर पी कितना है 5, कैंसिल करेंगे 1/2 आएगा। तीसरी साइड कौन सी बच गई, ए सी, इसका AC लेंगे, इसका AC लेंगे और इसका QP लेंगे, ठीक है। और AC की लेंथ कितनी है 3, QP की लेंथ कितनी है, QP की 6, काटा से कितना आ गया 1/2। तो भाई इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने लिया और ये रेशो हमने बनाई, रेशो हमने बनाई, तो हमारी रेशो सेम आ रही। तो अभी आप लिख सकते हैं देयरफॉर AB बाई क्यू आर इज इक्वल टू BC बाय RP इज इक्वल टू AC बाय QP, ये तीनों इक्वल आ गए, और किसके इक्वल आ गए, तीनों 1/2 के इक्वल आ गए, प्रूव्ड है वो। तो देयरफॉर बाय कौन सा क्राइटेरिया लगा, ट्रिपल एस, देयरफॉर बाय SS सिमिलरिटी ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल, यहाँ ABC है ना, अब जल्दी से PQR मत लिख लेना, नाम उसका लगा QRP है, QRP, दैट्स ऑल। तो ट्रिपल एस भी आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। और देखो पार्ट्स, ये आ गया जी आपका थर्ड पार्ट, पढ़ो ध्यान से क्या लिखा हुआ। इसमें भी साइड्स ही हैं, तो यहां पर MP है, यहां पर AE है, ये डबल हो रहा है, ये 3 है, ये भी डबल हो रहा है, ये 2.7 है और ये 5 है। एंगल्स का तो यहाँ कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको राइट ट्राइंगल मान रहा हूँ, अगर राइट ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, बट एंगल मेंशन नहीं है, हम नहीं ले सकते, तो ये सिमिलर नहीं आएंगी। क्यों, क्योंकि इसमें MP, ये MP और ये AE, अगर मैं इसका रेशो बनाता हूँ वो तो 1/2 आ रहा है, और साथ में अगर इसका मैं PL लेता हूँ, PL लेता हूँ और यहाँ पे AF लेता हूँ, ठीक है, इसका रेशो भी 1/2 आएगा 3/6। लेकिन जब मैं तीसरी साइड बची हुई जो है LM, ये LM, और इसकी तीसरी बची हुई कौन सी, ये EF, इसका रेशो बनाने की कोशिश करता हूं, तो भाई 2.7 को जब 5 से डिवाइड करोगे ये 1/2 के इक्वल नहीं आएगा। तो दो साइड्स का रेशो तो सेम आ रहा है, लेकिन तीसरा इक्वल नहीं आ रहा। तो अगर दो साइड्स का रेशो सेम आ रहा है ना, तीसरा इक्वल नहीं आ रहा, तो आपको एंगल के लिए सोचना है। देखो ना मैं समझाता हूं, जैसे दो इक्वल आ गए ना ये, तो आप लिखेंगे MP बाय AE इज इक्वल टू PL बाय AF, ये लिखेंगे ना आप, लिखेंगे ना इक्वल, ये तो 1/2 है। अब इसमें अल्फाबेट कौन सा कॉमन है, P, तो यहां पर है P एंगल, ठीक है। इसका अल्फाबेट कौन सा कॉमन है, A, यहां पर है A एंगल। तो तुम देखो क्या P और A आपस में इक्वल है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि इक्वल है, तो इसलिए SAS भी नहीं यहां पे लगेगा। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर, दैट्स ऑल, ठीक है। एंगल अगर इक्वल हो जाता है ना, यही वाला एंगल चाहिए, यही वाला एंगल चाहिए, ठीक है, P और A चाहिए, तो फिर ऐसे ऐसे लग जाता। चलिए
साइड से बात नहीं बनी, ऐसे ऐसे भी नहीं बनी, तो अब हम फोर्थ पार्ट में आ जाते हैं। अब फोर्थ पार्ट में साइड्स भी है और एंगल भी है। चलिए करो इसको। तो यहां पर हम बात करेंगे 2.5 है, ये 5 है, सीधा सीधा डबल हो रहा है, और ये 5 है और ये 10 है, सीधा सीधा डबल हो रहा है, और ये 70 है, ये भी 70 है, बहुत बढ़िया। तो भाई साहब ये एंगल भी इक्वल है। अब नेमिंग बड़े ध्यान से करनी है, नेमिंग बड़े ध्यान से करनी है माय डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ट्राइंगल का नाम आप जो मर्जी रख दो, कोई दिक्कत नहीं, अपनी इच्छा से जो इसकी नेमिंग आपको अच्छी लग रही है। तो मैं MLN कर लेता हूं, ठीक, ML M, चलो ML कर लेता हूं, MLN कर लेता हूं। अब दूसरी ट्राइंगल की नेमिंग कैसे करनी, ठीक, देखो MLN रेशो बनानी ना सेम आपको। तो ML की लेंथ कितनी है, 5, ML की लेंथ कितनी है, 5, तो 5 किसके साथ हमने एडजस्ट किया था, 10 के साथ, डबल होने के लिए। तो तुम यहां पे Q से स्टार्ट करो इसको, QR। अब Q से स्टार्ट क्यों किया, R से स्टार्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने पहले M एंगल रखा, तो M एंगल 70 डिग्री का है ना, तो मैं Q ही रखूंगा यहां पर 70 डिग्री का, वो वही इक्वल बैठ रहा है, ऐसा ही तो सोचूंगा स्टार्टिंग में। और साथ में ML और QR का रेशो भी 1/2 आ रहा है। और तीसरा पॉइंट क्या बच गया, P, तो यहां पर P लिख देंगे। लेकिन करने से पहले आपने देख लेना, आपने ML या QR को देखा, LN को भी देख लेना, LN चलो इसकी लेंथ ही नहीं पता, तो MN को देख लेना, MN, ये MN है 2.5, तो यहां पर बना है QP, तो ये QP, ये 5 है, सीधा डबल है, तो नेमिंग हमारी फिट हो गई है। अब मैं समझा रहा हूं, अगर नहीं समझ आ रहा तो बताओ यार, मैं इस क्वेश्चन को स्पेशली कर दूंगा, बट ये नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम यहां पे क्या करेंगे, रेशो बनाएंगे, ML अपॉन QR। बताइए ML का वैल्यू, ML का वैल्यू 5, QR का वैल्यू 10, तो रेशो कितनी आई, 1/2। उसके बाद हमारे पास है MN, यहां पर MN, ये MN, ठीक है, MN यहां पे QP, MN का वैल्यू 2.5, ठीक है, MN का वैल्यू 2.5 और QP का वैल्यू, ये QP का वैल्यू 5, इनको काटो आप, 1/2 आएगा। तो देखो रेशो बराबर कर दी ना हमने, ML बाय QR इज इक्वल टू MN बाय QP, कर दिया इक्वल। तो दिस अपॉन दिस रेशो इक्वल, दोनों 1/2। अब इनके बीच का एंगल, तो इसमें कौन सा अल्फाबेट आ रहा है, M, तो M की पोजीशन पे बैठा हुआ 70 डिग्री, और इनमें कौन सा अल्फाबेट इक्वल आ रहा है, सेम आ रहा है Q, तो Q के पोजीशन पे 70 है, दैट्स ऑल। तो ये दोनों इक्वल है, दोनों 70 डिग्री के हो गए। तो देयरफॉर बाय कौन सा क्राइटेरिया लगा, S से S सिमिलरिटी, बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्या नेमिंग इनकी, MLN सिमिलर टू ट्रायंगल QRP, दैट्स ऑल। वेरी इंपॉर्टेंट, सारे पार्ट्स नोट कीजिएगा और सभी पार्ट्स कीजिएगा, आप बाकी क्वेश्चन भूल जाओ ना, बाकी क्वेश्चन तो मैं ऐसे करा दूंगा चुटकी। फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आप नेमिंग सीख रहे हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, है कोई पार्ट इसका, अच्छा पार्ट खत्म हो गया, नहीं और भी है, फिफ्थ पार्ट है, सिक्स पार्ट है। चलिए फिफ्थ पार्ट पे ध्यान दीजिए, फिफ्थ पार्ट पे ध्यान दीजिए, बताइए क्या लिखा है, 2.5, यहाँ 2.5 है, इधर है 5, चलो इसको मैं डबल कर दूंगा। यहाँ पे लिखा है 80 डिग्री, यहाँ पे लिखा है 80 डिग्री, ये भी हो गया। यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 6, चलिए ये भी डबल हो गया। तो इसमें भी ऐसे ऐसे लग रहा है, हमें लग जाएगा, बट पहले हम नेमिंग करते हैं इसकी। तो माय डियर, मैंने पहली ट्राइंगल का नाम लिख लेना है अपनी इच्छा से ABC, और दूसरी का नेमिंग मैंने बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि 80 के पोजीशन पे मैंने A रखा हुआ है, तो भैया A इधर है, अब इधर 80 कहाँ है, F, तो यहाँ पर मैं F रखूंगा, ठीक है। पहले तो मुझे एंगल के बारे में जो पता है उसी को मैं इक्वल रखा। अब मैं साइड्स के बारे में सोचता हूँ, तो साइड्स मैंने यहाँ AB रखी, तो AB का लेंथ है 2.5, AB का लेंथ है, देखो इस F को तुम चेंज नहीं कर सके क्योंकि यही एंगल इक्वल है ना, और कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं एंगल की। तो AB रखा आपने पहले, AB रखा 2.5, तो यहाँ पर वो रखो जो 5 है, क्योंकि डबल होता वो दिख रहा है, तो 5 हमारा DF, तो F लिख दो, D लिखूंगा मैं, FD। अब जो अल्फाबेट इसका बच गया वही लिखना पड़ेगा, तो FD यहाँ पर E लिखना पड़ेगा। अब मैं देखता हूँ मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आएंगी कि नहीं आएंगी। मैंने यहाँ लिखा AB, और AB के यहाँ पर है FD। AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू 2.5, FD का वैल्यू कितना है, FD का वैल्यू 5, मैंने किया डिवाइड 1/2 आया। उसमें लिखा BC का लेंथ है 3, तो मैंने लिखा BC,
इधर मेरे पास है डी ई, तो मैंने इसको लिखना है डी ई, और मैंने बी सी को लिखना है बी सी को 3, फिर मैंने डी ई को लिखना है डी ई को, जो यहाँ से उठाई थी बी सी कॉरेस्पॉन्डिंग डी, तो मैंने डी ई को लिखना है डी, डी कितना है डी ई है डी ई, अरे डी ई का लेंथ ही नहीं पता, आ गया ना क्वेश्चन मार्क। तो दिस पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर हमें प्रॉब्लम क्या आया कि हमने ए बी और एफ डी का रेशो बना लिया, लेकिन जब मैं बी सी और डी ई का रेशो बनाने लगा हूं तो मेरे को डी ई की तो वैल्यू ही नहीं पता, तो मैं रेशो कहां से बनाऊंगा। इसलिए भाई ये दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर नहीं है, और तुम ए एंगल को बदल ही नहीं सकते, ए एफ की पोजीशन पर ही आएगा, क्योंकि यही दोनों एंगल्स आपको इक्वल दिख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर। आते समझ। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर, क्योंकि ना दो साइड्स प्रोपोर्शनल आ रही हैं और ना ही दो एंगल्स इसमें कोई इक्वल दे रखे हैं, एक ही एंगल का पता चल रहा है। तो जब एक ही एंगल हो तो फिर दो साइड्स का प्रोपोर्शनल होना तो जरूरी ही है, तभी तो ऐसे ऐसे लग जाएगा। या तो तीनों साइड्स हो तो ट्रिपल एस लग जाएगा, तो वो तो हो ही नहीं सकता, लेंथ ही दो साइड्स की पता है। तो जिन दो साइड्स की पता है वो उसमें प्रॉब्लम आ रही, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल नहीं आ रहा है। क्लियर है। तो ये सिमिलर नहीं है। अब बात करेंगे यहां पर, ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्यों, साइड्स की तो बात ही नहीं हो रही। तो जब जब आपके पास एंगल्स हैं फिर तो आपकी लॉटरी लगी हुई है, क्योंकि उसमें समझना सोचना बहुत आसान है। देखो ये 70 है, ये 80 है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के तुम ये वाला एंगल निकाल लो पहले। तो भैया ये 70 आ गया, ये 80 आ गया, 150 बन गया, तो ये आ गया 30 डिग्री का। तो यहाँ पर भी आ गया 80, ये 30 आ गया, इस एंगल को निकाल लो, तो ये एंगल क्या बन जाएगा सर जी, ये 70 डिग्री का बन जाएगा। तो भाई साहब ये तो सामने दिख रहा है, आप इक्वल कर लेंगे। एंगल डी किसके इक्वल आ गया, एंगल पी के, एंगल ई किसके इक्वल आ गया, एंगल क्यू के, एंगल एफ किसके इक्वल आ गया, एंगल आर के। तो ट्रिपल ए से ये क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। तो दिस इज वेरी इजी पार्ट दैट यू कैन डू। ठीक है, आगे है कोई पार्ट। चलिए क्वेश्चन 2 फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, तीनों कंडीशंस मैंने आपको समझा दी हैं क्राइटेरियाज सिमिलैरिटी के, अच्छे से करना। और फर्स्ट क्वेश्चन मेरे कहने पर सभी पार्ट्स बच्चे कॉपी पे सॉल्व करना, अंडरस्टैंड करना। कोई पार्ट नहीं आ रहा है बार बार वीडियो देखो मैंने क्या बोला है, आराम से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट में कंटिन्यूटी में क्वेश्चन 2 से आगे सभी क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। तो अभी के लिए इतना बच्चे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।